नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। देश के एक ऐसे कानून पर बहस छिड़ी हुई है और उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, जो एक समुदाय को असीमित अधिकार देता है। ये कानून है वक्फ बोर्ड का कानून। वक्फ बोर्ड पर आखिर क्यों देश में इतना हंगामा मचा हुआ है, आज इस पर चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जो किसी भी ऐसी संपत्ति पर लागू होता है जो मुस्लिम समाज के परंपरागत रूप से मुस्लिम समाज के द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए या ईश्वर के नाम पर संपत्ति दी गई हो, या ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जिनका कोई वारिस ना हो और वो अपनी संपत्ति को वक्फ कर जाए, यानी कि दान कर जाए किसी एक संस्था को, तो उसका नाम है वक्फ बोर्ड। लेकिन इधर वक्फ बोर्ड पर एक पूरे देश भर में व्यापक रूप से बहस छिड़ी हुई है, हंगामा खड़ा हुआ। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में का जो अधिनियम है उसमें संशोधन के लिए एक अधिनियम बनाकर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वक्फ अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव लाई है सरकार। हालांकि ये प्रस्ताव जो संशोधन के लिए लाया गया है वो जेपीसी को चला गया है, संयुक्त संसदीय समिति को वो भेज दिया गया है और संयुक्त संसदीय समिति उसकी जांच करेगी, उसके बाद वो फिर से लाया जाएगा। लेकिन इस बोर्ड के संशोधन को लाने से मुस्लिम समाज और विशेषकर मुस्लिम नेता बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, बहुत आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल यानी कि मुख्य रूप से विपक्ष, इसमें कांग्रेस भी शामिल है और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी शामिल हैं, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। ये लोग ये मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में अनावश्यक रूप से संशोधन किया जा रहा है और मुसलमानों के अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं, उन्होंने तो केंद्र सरकार को सीधे सीधे मुसलमानों का दुश्मन ही घोषित कर दिया है। तो आज जानते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन की वजह क्या है, क्यों लाया गया है और वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड 1955 में एक वक्फ एक्ट के माध्यम से बना, वक्फ एक्ट बना, उसके बाद से वक्फ बोर्ड बनाया गया। बोर्ड बनाया गया था इसलिए कि जो संपत्तियां देश भर में मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई या उनके धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई है, उनको एकीकृत करके उनका संरक्षण किया जाए। इसमें मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान और अन्य ऐसी संपत्तियां जो मुस्लिम समाज के द्वारा दी गई, उनका संरक्षण किया जाए। वक्फ बोर्ड काम करता रहा और 1965 में इसमें फिर संशोधन किया गया, कुछ अधिकार दिए गए, वक्फ काउंसिल बनाई गई है। कोई किसी को दिक्कत नहीं थी इससे, क्योंकि वो मुस्लिम संपत्तियों का संरक्षण कर रहा था, मुस्लिम संपत्तियों की देखभाल कर रहा था और मुसलमान इसको संचालित भी कर रहे थे। लेकिन वक्फ बोर्ड विवादों में तब आया जब 1995 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उनके समय में एक वक्फ बोर्ड में फिर संशोधन किया गया। वक्फ अधिनियम में संशोधन करके एक नया उसमें क्लॉज जोड़ा गया और उस क्लॉज के जुड़ने के बाद वक्फ बोर्ड विवादों में आ गया। ये क्लॉज ये था या धारा ये थी कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति पर यह अधिकार जता दे कि ये संपत्ति वक्फ की है, तो वो वक्फ की हो जाएगी और उसको अधिकार होगा कि वो संपत्ति पर कब्जा कर ले और जो कब्जेदार है उन्हें बेदखल कर दे।
किसी को इस पर शिकायत का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन वक्फ को यह साबित नहीं करना है कि वो संपत्ति उसकी है कि नहीं। मामला हालांकि हाई कोर्ट तक जा सकता है, लेकिन पहले वो वक्फ काउंसिल में जाता। वक्फ काउंसिल में जो कब्जेदार है, जिसकी संपत्ति है, और वक्फ ने कह दिया कि ये हमारी संपत्ति है, तो कब्जेदार को ये साबित करना पड़ेगा कि ये संपत्ति हमारी है। वक्फ को ये साबित करना नहीं है, जिसने अधिकार जताया, कि ये संपत्ति कैसे उसकी है। लेकिन जो सालों से, सदियों से वक्फ की संपत्ति का मालिक है, उस संपत्ति का काबिज है, तो उसे ये साबित करना है। अगर किसी की निजी संपत्ति पर भी दावा ठोक दिया, तब भी उसे ये बताना पड़ेगा कि संपत्ति मेरी है, उसे ये प्रमाणित करना पड़ेगा। ये अधिनियम में धारा जोड़ी गई। इसके बाद इसका भयंकर तरीके से दुरुपयोग हुआ। 2013 में एक बार फिर जब संप्रग की दूसरी वाली सरकार चल रही थी, संप्रग 2, यूपीए 2, तो उसमें 2013 में फिर संशोधन किया गया और उसमें असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए गए। उस असीमित अधिकार के बाद तो स्थिति ये हो गई कि तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। ये गांव हिंदुओं का था, हिंदुओं के द्वारा बसाया हुआ था। इस गांव पर दावा कर दिया कि ये पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति है। अब उस गांव वालों की जिम्मेदारी हो गई कि वो ये साबित करें कि नहीं, ये संपत्ति उनकी है, वक्फ की नहीं है। ऐसे ही तमाम स्थानों पर, सरकारी संपत्तियों पर, सरकारी भवनों पर देश भर में दावे किए गए। एक समय चर्चा आई थी कि मुरादाबाद में भी वक्फ की संपत्तियों ने वहां की जिला जेल और पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज पर, जो अब महाविद्यालय यूनिवर्सिटी हो गई है, उस पर भी दावा किया था। हालांकि वो दावा आगे बढ़ा नहीं, लेकिन ये चर्चा आई थी। इस तरह से देश भर में बहुत सारी सरकारी संपत्तियां, बहुत बड़े बड़े भवन जिनमें सरकारी कार्यालय चल रहे हैं, उन पर दावा किया गया कि वक्फ की संपत्ति। एक तरह से तमाम संपत्तियों पर खतरे मंडरा रहे। और इस तरह के कानून आने के बाद, ये असीमित शक्ति मिलने के बाद, वक्फ बोर्ड देश के सबसे बड़े भूमिधारी संगठनों में से एक हो गया। देश में सबसे ज्यादा अगर भूमि किसी के पास है, तो वो नंबर 1 पर रेलवे है, और नंबर 2 पर सेना है, और नंबर 3 पर वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्डों के पास संस्थाओं के रूप में देश में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा जगह है। उनके पास लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्डों की संख्या देश में 32 है। एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, राज्यों के अपने वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी और शियाओं के अपने वक्फ बोर्ड हैं। देश में 30 सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं, 2 शिया वक्फ बोर्ड काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड भी है। इन्हीं अनियमितताओं और तमाम तरह की जातियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का भी कोई भला नहीं कर रहे थे। वक्फ बोर्डों पर माफिया प्रवृत्ति के तमाम जगह ऐसी शिकायतें आई कि लोगों को कब्जे हो गए, वो लोग जमीनों की खरीद फरोख्त और धंधे करने लगे, वक्फ की संपत्तियां भी खुर्द बुर्द की जाने लगी, और इसकी शिकायतें मुसलमानों की तरफ से ही होने लगी। इसके बाद वक्फ में संशोधन का फैसला किया गया है। वक्फ बोर्ड में कई तरह के संशोधन किए जा रहे हैं। एक नई वक्फ काउंसिल बनाने का प्रस्ताव है। इस काउंसिल में जो प्रतिनिधित्व होगा वो 2 सरकारी अधिकारियों का होगा जो सेवानिवृत्त होंगे, 2 सेवानिवृत्त जजों का प्रतिनिधित्व होगा, 2 प्रतिनिधि महिलाएं होंगी, 2 प्रतिनिधि अल्पसंख्यकों के अलावा बहुसंख्यक समाज से भी होंगे। और वक्फ के इस अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा संशोधन के बाद, जिसमें यह असीमित अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं कि वो वक्फ की है। ये संशोधन भी वक्फ अधिनियम से हटा दिया जाएगा। इसके बाद वक्फ का जो कामकाज है वो सुचारू ढंग से चल सकेगा। इसके अलावा जो अपील का अधिकार है वो जिलाधिकारी को मिलेगा। पहले सुनवाई जिलाधिकारी की होगी, जिलाधिकारी को अधिकार होगा। उसके बाद हाई कोर्ट में भी मामला जा सकता है। तो वक्फ का जो संशोधन है वो तो मुसलमानों के हित में ही है। संपत्तियों का ठीक से रख रखाव होगा, संपत्तियों का ठीक से
प्रबंधन भी होगा और वो उसी सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी जिसके लिए वक्फ बोर्ड बना है। और इसके अलावा जो देश भर में विवाद खड़े हो रहे हैं, जो सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां भी कई जगह पैदा हो रही हैं, उनमें भी कमी आएगी। लेकिन इस वक्फ बोर्ड का कई लोगों ने, अरशद मदनी ने जो जमायत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कड़ा विरोध किया है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है और मुस्लिम नेताओं ने भी विरोध किया है और मुख्य रूप से विपक्षी दलों ने विरोध किया है। केंद्र सरकार ने इस विरोध को देखते हुए इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया है। जेपीसी इस पर अपनी राय देगी। उसके बाद शीतकालीन अधिवेशन में ये वक्फ संशोधन अधिनियम फिर से एक बार पेश किया जाएगा और हो सकता है कि उस समय इसे पारित भी कर दिया जाए। इसके बाद वक्फ की संपत्तियों का ठीक से रख रखाव हो सकेगा और जिन लोगों पर वक्फ की नज़र से खतरे मंडरा रहे थे कि जो कीमती से कीमती जमीन थी उस पर वो नज़र डाल दें तो वो उनकी हो जाए, ये खतरा भी खत्म हो जाए। इसे एक अच्छे संशोधन के रूप में देखा जाना चाहिए, बजाय इसके कि इसे इस रूप में देखा जाए कि हिंदू मुस्लिम की सरकार मुसलमानों पर उत्पीड़न कर रही है, मुसलमानों के कानून में अधिकार में हस्तक्षेप कर रही है। बजाय इसके ये देखा जाए कि ये मुसलमानों के हित में ही होगा। इस संपत्ति को वक्फ की ही रहेगी, ना तो सरकार कब्जा करने जा रही है, ना दूसरे समुदाय के लोग कब्जा करने जा रहे हैं। उसका प्रबंधन ठीक से हो, ये सरकार की मंशा है और इस मंशा पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसमें विपक्ष को भी सकारात्मक सोच का परिचय देना चाहिए। देखते हैं शीतकालीन अधिवेशन में, शीतकालीन जो सत्र होगा उसमें कैसे, किस रूप में ये आता है और कैसे ये पारित होता है। पारित होगा ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।